नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग NCERT का क्लास 8 की बुक पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब व्यापार, अंग्रेज़ों ने व्यापार से साम्राज्य तक कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित की है। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। पहले अंग्रेज़ क्या थे? एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी शुरुआत में जब अंग्रेज़ जो आए थे एक छोटी व्यापारिक कंपनी, उस समय उनकी कब्जे पर यहाँ पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आगे इधर क्या है, चित्र में दिया है, देख सकते हैं। चित्र ये है, इसमें क्या लिखा है ये देख लीजिए। क्या लिखा है? कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफर हैं, कैप्टन हडसन द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। क्या लिखा है इसमें? औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार दिया गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये क्या है? पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। इसमें क्या है? 18वीं मैप में क्या दिया? 18वीं सदी में भारत तक आने वाले जो रास्ते ये दिखाया गया है। ब्रिटिश आइसलैंड से कैसे भारत के बम्बई, मद्रास, कलकत्ता ये सब पे पोर्ट पे जाया जा सकता। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। यानी कि जो इजाज़तनामा मिला है इसका मतलब यही था कि इंग्लैंड से जो कंपनी व्यापारिक आएगी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं, मतलब कि इसमें नहीं आ सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि और कोई कंपनी आ नहीं सकती थी, क्योंकि इजाज़तनामा जो मिला था उसके अनुसार कि और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं, उन्हीं का ही रहेगा। यही कंपनी जो है यहाँ पे व्यापार देखेगी। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते। एक तरह से कहिए तो मोनोपोली, जो कि एक ही कंपनी रहेगी तो आपको चाहे जैसे उसी से ही खरीदना और बेचना होगा, तो इससे उन्हें ज़्यादा लाभ हो रहा था।
आगे देखते हैं क्या है। लेकिन यह शाही दस्तावेज जो है दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे आपको दिखा देते हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, जो देखिए मैप में है ना केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका का जो मैप है इसमें है, यहाँ पे नीचे। आगे देखते हैं। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब धीरे धीरे अनेक कंपनियां जो है यहाँ पे आ रही हैं। आगे देखते हैं। समस्या यह भी थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ खरीदना चाहती थी। यहाँ पे जो कंपनियां आती थी एक ही जैसी चीज़ खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक जो सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यहाँ के जो बने हुए सूती कपड़े और रेशम थे वहाँ पे यूरोप में उसकी बहुत ही ज़बरदस्त मांग थी। आगे देखते हैं। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब ज़्यादातर जो मसाले हैं वो केरल में होते हैं, तो की भी ज़बरदस्त मांग थी। विदेशों में मसालों की बहुत ही मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चित्रों नहीं चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। और जब कंपनियां आने लगी तो जो दाम है उसका गिरने लगा, तो ये लोग सोचने लगे कि जो कंपनी दूसरी प्रतिस्पर्धा है उन्हीं को हम ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब अलग अलग कंपनियां आ गई, मुनाफे के लिए सब में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब तक मौका मिलता कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ पे? व्यापार में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री क्या है? 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम करते थे। जो कंपनी के व्यापारी थे यही से काम करते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो कंपनी के व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस या जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा कर दिया, जैसे गोडाउन जो है, गोदाम है, वहाँ पे व्यापार करने के लिए जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यहीं पे उनके ऑफिसेज भी थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। व्यापार फैलता गया और व्यापारियों को फैक्ट्री के पास जो है आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गांव कौन सा था जो जमींदारी खरीदे थे? कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। तो वही जो जमींदार जो 3 गांव जमींदारी खरीद लिए थे मुग़ल से, तो उसमें एक गांव था कालीकाता जो बाद में अब के समय कलकत्ता बना। अब इसे
कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे, मतलब कंपनी को कर भी न चुकाना पड़े। आगे देखते हैं क्या है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था कि कंपनी ही जो है शुल्क मुक्त व्यापार कर सकती। कंपनी के जो अफसर थे निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें कोई छूट नहीं थी। मतलब कि कुछ जो उसमें अफसर थे, अधिकारी थे, वो खुद का भी अपना व्यापार उसी में करते थे, लेकिन उन्हें कोई छूट नहीं थी। कंपनी को जो है शुल्क मुक्त व्यापार की छूट थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब जो कंपनी के अफसर थे उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते। बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, वो क्यों न विरोध करते, क्योंकि राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। फरमान क्या है, तो फरमान एक शाही आदेश है जो औरंगजेब द्वारा दिया गया था। आगे क्या है इसमें चित्र में देखते हैं। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र जो है 1867 का ये चित्र है, विलियम सिम्पसन द्वारा। आगे देखते हैं क्या है। व्यापार से युद्धों तक, ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। कब? 18वीं सदी में शुरुआत में जो है कंपनी और बंगाल के नवाबों से टकराव बढ़ गया था, और उसका कारण है कि जो राजस्व वसूली में कमी आ गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, क्योंकि अब कोई कंट्रोल नहीं था। बंगाल के नवाब अपने को स्वतंत्र समझने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ये जो शासक थे सिराजुद्दौला अली, इन्होंने जो कंपनी को रियायत मिली थी छूट शुल्क न चुकाने की, इससे इन्होंने मना कर दिया। आगे क्या है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, कि व्यापार का अधिकार हम देंगे लेकिन कंपनी से नजराने के रूप में कुछ मांगने लगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। जो अंग्रेज व्यापारी आते थे किलेबंदी करते थे, उसको भी रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली कम होता जा रहा है, कि इनके वजह से ही वसूली जो है कम होती जा रही और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसमें क्या था कि कंपनी भी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, उसके अब उधर जो है राजस्व वसूली भी कम होती जा रही थी। आगे क्या है। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। आगे क्या है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो जा रहा था। कंपनी का क्या करना था कि स्थानीय जो अधिकारी थे उनकी मांगों से ही व्यापार तबाह हो रहा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। क्या चाहते थे वो, जो शुल्क लगाए थे फरमान, वो हटाना चाहती थी कंपनी की, इससे व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। जो किले पुराने हैं उसको फिर से बनाना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अनंतर इन टकरावों के परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में, यही सब जो है घटना आगे युद्ध का रूप ले ली, जो प्लासी के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुई। आगे देखते हैं इसमें क्या है। कठपुतली क्या है लिखा। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है, जो दूसरों के साथ। ये राजस्थान में चलता है, जो रस्सी के सहारे चलाया जाता है, वहाँ का कठपुतली नृत्य फेमस है। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध।
क्या था, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजदौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजदौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजदौला एक मजबूत योद्धा था। सिराजदौला की ताकत से उन्हें भय भी था। सिराजदौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो कि उसके इशारे पर नाचे। उसके यही था जो उसे व्यापारिक रियायत और अन्य सुविधाएं थे। कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बना देना चाहती थी जो उसके हिसाब से ही चले और हमारे जो व्यापार में उसको छूट भी दे, रियायत अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजदौला के प्रतिद्वंदियों को किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिला। जवाब में सिराजदौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। ये राजनीतिक जो एक कंपनी थे, राज्य के राजनीतिक मामलों में भी टांग अड़ा रही थी। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, मतलब शुल्क इसको भी चुकाने के लिए फरमान जारी कर दिया गया था जो इनको छूट मिली थी। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशी बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो नवाब ने क्या आदेश दिया कि कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश जो फैक्ट्री है उस पर हमला बोल दिया 30,000 अपने सैनिकों को लेकर के। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। जो नवाब के सैनिक थे उनको अफसरों को गिरफ्तार भी कर लिए और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिया और अंग्रेज़ी जहाज़ों को भी घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। इसके बाद जो है कलकत्ता में जो किले थे उस पर भी कब्जे का रुख। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। यह जब खबर मिला मद्रास में तो वहाँ से जो अफसर कंपनी के थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को वहाँ से रवाना किया गया। आगे क्या है, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम, ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था। इसका प्रयोग होली के इस्तेमाल में किया जाता, होली पर इसका प्रयोग जो गुलाल बनाया जाता था किया जाता था। आगे देखते हैं क्या है, ये क्या है, चित्र में दिया है चित्र। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट जो है वहाँ का हाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है, वहाँ जो बैठकें होती थी वहाँ का ये चित्र है। आगे देखते हैं किसका चित्र है, ये सिराजदौला का। आगे देखते हैं क्या है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। आखिरकार जो है 1757 में जो है प्लासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। नवाब सिराजदौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों ने, एक सेनापति मीर जाफ़र था, उसके सेनापति में मीर जाफ़र था कि कारगुजारियाँ भी थी। इसने गद्दारी कर दी थी मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस सेना के युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ में मिला दिया कि सिराजदौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। इसे लालच, जो सेनापति का तो लालच दे दिया गया था कि सिराजदौला का हटा करके हम तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। आगे देखते हैं क्या था। स्रोत संपन्नता का आश्वासन क्या है। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे।
जो इंग्लैंड के लोग रह रहे थे इंग्लैंड में, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उनके महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। क्या चिट्ठी में भेजा था देखते हैं। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। इतना ही था। आगे की भी क्लास है जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।